बड़ा बयान भी देखने को मिला। अगली रामनवमी में भव्य मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। धर्मनगरी में 3 बड़े कार्यक्रमों में आज गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रदेशवासियों को कई योजनाओं की उन्होंने सौगातें दी और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगली रामनवमी में भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो अस्थायी मंदिर में इस वक्त रामलला नहीं है। ये आखिरी रामनवमी है जब भगवान श्री राम अपने अस्थायी मंदिर में 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे की। अमित शाह हरिद्वार में 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए और अमित शाह ने सहकारिता विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ कर जनता को बड़ी सौगात दी। साथ ही रामनवमी के मौके पर हवन पूजन भी किया और इस बीच पतंजलि योगपीठ पहुंचने पर अमित शाह का शानदार स्वागत भी किया गया। साथ ही पतंजलि योगपीठ में शाह ने पतंजलि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। वहीं इससे पहले अमित शाह ने कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे की 5 तस्वीरें, पहाड़ को बड़ी सौगात आज गृह मंत्री अमित शाह ने दी। इसके अलावा पतंजलि विश्वविद्यालय का शुभारंभ भी उन्होंने किया। रामनवमी पर हवन पूजन का कार्यक्रम भी रखा गया था। दीक्षांत समारोह में 100 युवक और युवतियों को दीक्षा दिलाने के बाद पतंजलि विश्वविद्यालय में हवन का कार्यक्रम रखा गया था। उसी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और तीसरी तस्वीर में पतंजलि विश्वविद्यालय में पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शानदार स्वागत भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर रहे और प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात दी। उत्तराखंड दौरे के दौरान अमित शाह हरिद्वार में आयोजित 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय पहुंचे और 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने 182 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और 181 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। रामनवमी के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि अगली रामनवमी पर भगवान श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मैं आप सभी को और समग्र देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजित होंगे। वहीं इसके बाद अमित शाह ने प्रदेश की जनता को सहकारिता विभाग की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही सहकारिता समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य का उन्होंने शुभारंभ किया। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को समितियों के जरिए एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं मिल सकेंगी। 95 जन औषधि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और इसके साथ साथ जन सुविधा केंद्र भी जो भारत सरकार ने अभी शुरू किए, इसको सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू किया है। 75 वर्ष में पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया और आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इन 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अमित शाह पतंजलि योगपीठ पहुंचे, जहां उनका भव्य और शानदार स्वागत किया गया। जहां पतंजलि योगपीठ में शाह ने पतंजलि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया, वहीं रामनवमी के मौके पर हवन पूजन भी किया। उधर सीएम धामी ने विकास योजनाओं के लिए सहयोग को लेकर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। सीएम धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी की अगुवाई में देश हित में तमाम ऐसे साहसिक निर्णय हुए हैं जिनसे भारत आंतरिक रूप से सशक्त हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की भांति आदरणीय गृह मंत्री जी का भी हमारे इस
योग की भूमि, इस अध्यात्म की भूमि, इस संस्कृत की भूमि, इस धर्म की भूमि से विशेष लगाव रहा है। इसी कई दशकों से रुकी हुई हमारी अनेकों योजनाएं, अनेकों ऐसे कार्य थे जो दशकों से इंतजार कर रहे थे कि कब उनको स्वीकृति मिलेगी। आपके कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में उन सभी को एक एक करके हमको स्वीकृति मिल रही है। उत्तराखंड के दौरे के दौरान गृह मंत्री शाह की तरफ से प्रदेश को कई योजनाओं की सौगात देने से एक बात तो साफ हो गई है, केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। हरिद्वार से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, योग गुरु बाबा रामदेव ने 100 युवाओं को संन्यास की दीक्षा दी है। हरिद्वार की वीआईपी घाट पर संन्यास दीक्षा कार्यक्रम रखा गया था और 40 युवतियां और 60 युवक बनाए गए हैं सन्यासी। 500 युवाओं को ब्रह्मचारी बनाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज पहुंचे थे। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने 100 युवाओं को संन्यास की दीक्षा दी। हरिद्वार की वीआईपी घाट पर यह कार्यक्रम रखा था। मुख्य अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे, जो कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो आज 40 युवतियां और 60 युवक सन्यासी बनाए गए। इसके अलावा 500 युवाओं को ब्रह्मचारी बनाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। ये सारे पढ़े लिखे विद्वान और विदुषी ऐसे सात्विक आत्मा हैं, ऐसे ऋषियों के वंशधर, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि, भगवान के यंत्र बनकर के जीने वाले सन्यासी तैयार हो रहे हैं, जो किसी अभाव या प्रभाव में आकर के सन्यासी नहीं बन रहे हैं, बल्कि इन्होंने स्वभाव में सन्यास को जिया है, ढाला है और अब ये आगे बढ़ रहे हैं अनंत के मार्ग पर। और हर की पैड़ी पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने युवाओं को संन्यास की दीक्षा दी और दीक्षा देकर युवाओं को दुनिया के जंजाल से संन्यास का मार्ग दिखाया। और युवाओं ने पहले गंगा स्नान किया। गंगा स्नान के बाद अपने गुरु स्वामी रामदेव का आशीर्वाद लिया और दीक्षा ली। फिर स्वामी रामदेव ने उन्हें कमंडल सौंपा और कमंडल के बाद युवा सन्यासियों को सौंटा दिया गया। हर की पौड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। ये 5 तस्वीरें हैं आज दीक्षांत संन्यास की। गंगा स्नान पहले कराया गया और उसके बाद गुरु ने अपने जो छात्र थे, जिनको रामदेव ने दीक्षा दिलाई, उनको सोंटा सौंपा गया, कमंडल दिया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कैसे जो शिष्य हैं गुरु रामदेव के, वो अपने गुरु से आशीर्वाद भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो संन्यास दीक्षा की 5 तस्वीरें आज की ये। और हरिद्वार की पतंजलि योगपीठ में करीब 100 लोगों ने संन्यास की दीक्षा ली और 500 लोगों ने ब्रह्मचारी की दीक्षा ली। संन्यास लेने वालों से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता किशोर रावत ने, सुनाते हैं। पतंजलि में आज संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम था। काफी सारे लोगों ने सन्यासी आश्रम में दीक्षा ली है। हमारे साथ ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने संन्यास परंपरा का। अब आपसे जानना चाहूंगा कि संन्यास होता क्या है, आप आम भाषा में कैसे लोगों को समझाएंगे? अगर आप इसको आम भाषा में समझना चाहें तो जैसे एक पिता होता है, वो घर से बाहर जाता है, कुछ अर्थोपार्जन करता है, उसमें कुछ अपने माता पिता की सेवा के लिए धन बचाता है, कुछ अगली पीढ़ी के लिए बचाता है, कुछ पत्नी के लिए, कुछ भविष्य के लिए। तो एक प्रकार से उसकी जो अर्जित आय है उसमें सबका हिस्सा होता है। उसी प्रकार जो सन्यासी होता है, सम्यक न्यास, उसके जीवन का जो कुछ भी है, तप है, त्याग है, शील है, गुण है, धर्म है, शिक्षा है, वो सब में बराबर उसको बांट दे। वो केवल अपने निजी नितांत सुख के लिए अपने व्यक्तिगत परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने परिवार, इसके लिए ना रखे, इसमें ना वो बंधे, बल्कि संपूर्ण समष्टि जो हमारा ब्रह्मांड है। उदाहरण के लिए जैसे एक जो सच्चा सन्यासी है, उसे प्रतिदिन ईश्वर आराधना करनी चाहिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए भावना करनी चाहिए। जो वृक्ष आदि हैं, जल आदि हैं, इन सब को परस्पर सुख देना चाहिए कि वृक्ष में जल दे, नदियों को साफ करने की परंपरा करे। यज्ञ आदि से जो छोटे छोटे कण भी हैं उनको भी पुष्ट होने के लिए घी आदि की आहुति दे। ये सन्यासी का कर्तव्य है। आने वाले टाइम पे यानी अब इनका जो काम है वो राष्ट्र को भी मजबूत करना है, धर्म को भी मजबूत करना है और ये इनके पास एक ऐसा कार्य है जिसको लेकर ये अब आगे की ओर बढ़ेंगे। हरिद्वार से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड।
और पतंजलि प्रशासन के तृतीय संन्यास दीक्षा महोत्सव में प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। आरएसएस प्रमुख कार्यक्रम में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ दीक्षा की तमाम रीतियों को निभाते हुए नजर आए। तो 500 युवाओं को आज ब्रह्मचारी भी बनाया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने संन्यास दीक्षा दी है। 40 युवतियां और 60 युवक आज सन्यासी बने हैं। पतंजलि के संन्यास आश्रम कार्यक्रम में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आप देखिए तस्वीरों के जरिए खुद जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत की है आरएसएस प्रमुख ने। और यहां पर आप जो संन्यास दिलाने की जो प्रक्रिया है उसमें खुद स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो यहां पर पूरी प्रक्रिया को यहां पर करते हुए, और तमाम सन्यासी ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये विदुषी और विद्वान दोनों ही महिला और पुरुष जो हैं वो संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तस्वीर ये है जहां पर उनके अभिभावक जो है वो सामने ही मां गंगा के तट पर बैठे हुए हैं और यहां पर से अपने बच्चों को संन्यास लेते हुए देख रहे हैं। काफी भावुक क्षण ये इन माँ बाप के लिए हो सकता है। और दूसरी तरफ जब हम मां गंगा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मां गंगा के इस तट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कार्यक्रम के जरिए संन्यास दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। 100 से ज्यादा जो सन्यासी हैं वो आज संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे। हिंदू धर्म की जो परंपरा है उसको उसी तरीके से रखा जा सके जिस तरीके से वो वर्षों से चली आ रही है। और इसी प्रक्रिया में पतंजलि ने पतंजलि संन्यास आश्रम कार्यक्रम का आयोजन किया है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की कीमतों में 9.64% की बढ़ोतरी की और इसके चलते पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता को अब ज्यादा बिजली का बिल चुकाना होगा। उत्तराखंड की जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में अब बिजली महंगी हो गई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी कर दी। गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष जीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी किया, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली 6.98% महंगी हो गई है और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 11.41% बिजली महंगी हुई है। वहीं गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए बिजली 14.16% महंगी हो गई है। प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए बिजली 7.61% महंगी हो गई है। एसटी इंडस्ट्री के लिए बिजली 11.05% महंगी हो गई है। मिक्स लोड के लिए बिजली 15.54% महंगी हो गई है। रेलवे के लिए मिक्स लोड बिजली 22.12% महंगी हो गई है। वहीं ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 13.64% महंगी हो गई है। यूआरसी द्वारा वर्ष 23-24 का टैरिफ निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यूपीसीएल, उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हुई है और जो लास्ट ईयर मार्च में टैरिफ दिया गया था उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। वहीं लोगों का कहना है कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है वहाँ बिजली महंगी होती जा रही है। उत्तराखंड के लिए बड़ी विडम्बना की बात है। इसे हम उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ दिन रात बिजली के रेट साल में दो बार 3 बार बढ़ रहे हैं, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऊर्जा प्रदेश है, उन्हें इस विषय पर ध्यान देना होगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि बिजली की दरें बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता की आय भी बढ़ रही है। अगर आप देखें तो हर व्यक्ति की प्रति आय इनकम की वजह से इनकम जो देखेंगे वो बढ़ती जा रही है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है। तो ये जो बिजली दरें वगैरह है ये रोटेशन में लगातार ऊपर नीचे होती रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर सरकार में चलती रहती है ऊपर नीचे। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। प्रदेश के 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया। करीब 7,000 मत्स्य पालक अब कमर्शियल की बजाय कृषि उपभोक्ता के तौर पर बिजली का लाभ ले सकेंगे। 10 दिन में बिजली का डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ता को 1.5% और अन्य माध्यम से 1% छूट मिलेगी। किसान अगर ट्यूबवेल का बिल 1 महीने में जमा कराएगा तो उसे 5% की छूट दी जाएगी। देहरादून से धनराज गर्ग के साथ टीम न्यूज स्टेट।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया उत्तराखंड के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने देहरादून के कैनाल रोड जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की औषधियां सस्ती होने के साथ साथ कारगर भी हैं, जो आम जनता के लिए एक अच्छी पहल साबित होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव आर राजेश और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया चमोली के मलारी गांव पहुंचे। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत कार्यों का निरीक्षण भी किया। साथ ही योजना के बारे में स्थानीय लोगों से चर्चा भी की और इस दौरान महिलाओं ने उनका स्वागत भी किया। ये एक क्रांतिकारी योजना है जो हम समझते हैं। उत्तराखंड में पहले जो जेनरिक दवाइयां तो पहले से ही आती थी, लेकिन क्या होता था, पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था, अवेयरनेस भी थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी की फोटो और ठप्पा इसमें लगा है बीपीपीआई का, तब से लोगों का विश्वास बहुत अग्रणी हुआ है, विश्वास बढ़ा है। तो अब जन औषधि की दवाइयां, जेनरिक दवाइयां बहुत सारी बिकती है। जन औषधि केंद्र आज पॉपुलर हो रहा है। डेली 20 लाख लोग जन औषधि केंद्र की मुलाकात लेते हैं, सस्ती दवा खरीदते हैं और अपने यहाँ बचत भी करते हैं, खर्च भी कम होता है और अपने जरूरी मेडिसिन भी मिल जाती है। इसलिए वर्तमान समय में जन औषधि केंद्र सारे देश में 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने वाली सुरंग का काम तेज गति से चल रहा है। टनल निर्माण के बाद चारधाम यात्रियों को सहूलियत होगी। रुद्रप्रयाग शहर में जाम भी नहीं लगेगा और 2024 अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद भी है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को आपस में जोड़ने के लिए 900 मीटर लंबी सुरंग के साथ 190 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण के तहत जहां सुरंग की खुदाई का काम शुरू हो गया, वहीं पुल को लेकर बुनियाद खोदी जा रही है। ये निर्माण कार्य 2024 के अंत तक पूरा होना है। इसके बाद तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग शहर के जाम से निजात मिल जाएगी। जैसे ये तैयार हो जाएगा तो बद्रीनाथ वाले यात्री बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ वाले केदारनाथ जाएंगे, जो जाम नाम की चीज नहीं रहेगी। 2003-2004 में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रुद्रप्रयाग शहर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रुद्रप्रयाग बाईपास के निर्माण की स्वीकृति दी थी। बाईपास के पहले चरण की स्वीकृति के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया, लेकिन दूसरे चरण के लिए बजट की स्वीकृति न मिलने के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। 2021 में दूसरे चरण में 900 मीटर सुरंग के साथ ही मोटर पुल निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर में लगभग 156 करोड़ की लागत से रुद्रप्रयाग बाईपास के दूसरे चरण का निर्माण विधिवत शुरू किया गया। इसके बाद सुरंग के दोनों साइड से सुरंग निर्माण के साथ पुल निर्माण कार्य जोरों पर है। और केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ धाम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान तीर्थ पुरोहित प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों से नाखुश नजर आए। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि हर साल केदारनाथ धाम की यात्रा अव्यवस्थाओं के बीच शुरू की जा रही है, जिसका नुकसान तीर्थ यात्रियों को झेलना पड़ता है। केदारनाथ पैदल मार्ग का सुधारीकरण काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और समय कम है और काम ज्यादा है। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों को मोर्चा संभालने की जरूरत है। केदारनाथ भ्रमण के बाद हमें ये लगा कि अब यहाँ पे प्रशासन को लोकल लोगों को बिल्कुल छूट देनी चाहिए, क्योंकि यात्रा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और सभी लोगों को खुली छूट देनी चाहिए। वो आए, अपने दुकान वगैरह लगाएं, अपने टेंट लगाएं, अपने मकानों की सफाई करें आगे पीछे, तो प्रशासन को भी इसमें मदद मिलेगी और यात्री को भी सुविधा मिलेगी। तो सभी लोगों को प्रशासन को यहाँ खुली छूट करनी चाहिए। 15 दिन शासन प्रशासन के पास 15 दिन है, तो ये सारी व्यवस्था हर साल हम देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ जो है अव्यवस्था में ही यात्रा को प्रारंभ करना पड़ता है। मेरी एक विशेष मांग है कि केदारनाथ के लिए स्पेशल कुंभ के तर्ज पर यहाँ अलग से प्रशासन हो, ताकि जनवरी फरवरी से अपनी व्यवस्थाएं करें और बिल्कुल कपाट खुलने से 1 महीने पहले बिल्कुल सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। और यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए